नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्लास 7th का है और मैथमेटिक्स है ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रा में प्रॉब्लम होती है, अलजेब्रा से डर लगता है। तो आज हम वो डर भगाना चाहते हैं। अलजेब्रा, ठीक है। तो बच्चों अलजेब्रा है क्या? आपने देखा है इसमें अलजेब्रा में x+3 होता है, y-3 इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, 4x+5 इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। बट है क्या ये एक्चुअली? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स नंबर्स का खेल है। तो नंबर्स में आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, प्लस बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है। इन ऑपरेटर्स को लेके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब वो इश्यूज क्या है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक इंसान है, इनका नाम है ए। इनके पास मान लीजिए कुछ गाय हैं, हमें नहीं पता कितनी गाय हैं, इनके पास कुछ गाय हैं, ठीक है, गाय। और जो बी है, हम बोलते हैं बी के पास जितनी ए के पास गाय हैं उससे 3 गुना ज़्यादा गाय हैं। 3 गुना ज़्यादा हो गया तो अगर हम एक को मान लें कि इनके पास x गाय है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी गाय है, इसलिए हम बोल रहे हैं x। तो x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसका पता ना हो, जिसमें मतलब बहुत सारे नंबर फिट हो सकते हैं, इनके पास कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम x को वेरिएबल बोल रहे हैं। और b के पास 3 गुना ज़्यादा गाय हैं a से, तो हो जाएगा 3 × x, ठीक है। और ये जो 3 है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसका तो ना चेंज नहीं हो सकता वैल्यू, इसलिए हम 3 को क्या बोलते हैं? 3 है कांस्टेंट, ठीक है। तो x वेरिएबल होता है और 3 यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह y भी एक वेरिएबल है, और 5 जैसे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में है, -5 एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट तो अभी फॉर्म कैसे होते हैं? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? x × x। जैसे हम बोलेंगे 3 स्क्वायर, 3⁻² भी बोलते हैं, या x⁻² भी बोलते हैं। रेज्ड पावर, ये इनकी पावर है, कितने से रेज हुआ है? 2 से। तो इसी तरह से 3⁻², यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3, 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ऐसे ही होता है y⁻³ या y³ बोलते हैं, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 3 बार, y × y × y, ठीक है। 4⁻³ वो कितनी बार हो जाएगा? 4 × 4 × 4। तो जो भी ऊपर नंबर होगा उतनी बार हम उसको उस नंबर या वेरिएबल जो भी होगा उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ और जोड़ देते हैं तो उसको बोल देते हैं एक्सप्रेशन बन जाता है ना, ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बन जाती है टर्म्स। जैसे ऑपरेटर्स है प्लस माइनस के बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको बोलेंगे टर्म। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 4xy + 7, तो इसमें से ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। अब इस टर्म में क्या होता है? 4 × x × y, और इस टर्म में क्या है? सिर्फ 7 × 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म कैसे बनती है? एक टर्म बनती है मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें हो रहा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है, तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बात की ये टर्म्स हैं, तो टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं। जैसे हम एक और एक्सप्रेशन लेंगे, 4x² + 3xy, तो इसमें एक टर्म ये है, वो है 4 × x × x, और ये टर्म है 3 × x ×
वाई। तो टर्म्स कैसे बनती है, मल्टीप्लिकेशन से मैंने पहले ही कहा था, मगर हम हमेशा ये बोलते हैं कि टर्म्स को हम ऐड करते हैं, चाहे कोई टर्म माइनस भी क्यों ना हो। तो 4x² हम बोलेंगे प्लस माइनस 3xy, ये टर्म माइनस भी हो सकती है, ठीक है। ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, कंफ्यूज मत होना। ये अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन की एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम बोलते हैं कि टर्म्स जो होती हैं ऐड होती हैं, ठीक है, मगर कोई टर्म जो होती है माइनस भी हो सकती है। तो इसमें क्या टर्म है 4x² और इसमें क्या टर्म है माइनस 3xy। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें 3xy टर्म है, इसमें माइनस 3xy टर्म है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5xy माइनस 2xy², ठीक है। अब इसमें क्या क्या टर्म है आपके पास, एक ये टर्म है, इसमें क्या है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये एक टर्म है। दूसरी टर्म क्या है 2 बिल्कुल x इंटू वाई इंटू वाई, मगर ये टर्म कंप्लीट नहीं है, ये टर्म क्या है माइनस, तो ये पूरी माइनस के साथ है। तो दो टर्म्स हैं ये। अब अगर माइनस यहाँ पे भी हो सकता था तो हम बोलते हैं ये टर्म क्या होती है माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई, हमारे पास ये टर्म हो जाएगी माइनस 5xy, और ये टर्म है माइनस 2xy²। यहाँ पे भी माइनस हो सकता था, तो माइनस हम उस टर्म का पार्ट लेते हैं, ठीक है, प्लस तो है ही, माइनस उस टर्म का हम पार्ट ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास टर्म है यही मतलब एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3xy, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स बाद में भी मैं बताऊंगा, जिससे आप ये इजीली समझ पाओगे कि एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं। या आप जैसे बच्चों एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में आपको, अपने क्लासेस में आपको यही समझाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो, सोचो। ऐसा नहीं है कि किसी ने अलजेब्रा बना दिया और आप पे वो थोप रहा है, आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके नया कुछ बना सकते हो। अलजेब्रा एक नाम दिया गया है जो बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, इसलिए आपको डर लग रहा है, पर ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया और कुछ एक्सप्रेशंस बनाए, फिर उसका नाम अलजेब्रा दे दिया। इसी तरह आप भी सोचो, जैसे आप अपने गली मोहल्ले में घूम रहे हो, वहाँ पे मकान होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, तो उन बिल्डिंग्स को नंबर्स से समझो, नंबर्स दो उनको। फिर ऐसी चीज़ें सोचो कि जिनका पता नहीं है, उनको भी नंबर से जोड़ने की कोशिश करो। फिर कुछ चीज़ को नेगेटिव दे दो, फिर कुछ चीज़ को मल्टीप्लाई करो। प्रैक्टिकली लाइफ में मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करो। हो सकता है आप भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके कुछ नया इजाद करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया डिस्कवर करो, तो फिर उसका नाम आप अपने नाम पे दे देना। तो बेसिकली बात यह है कि डरने की कोई बात नहीं, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन है जहाँ हम किसी नतीजे पे पहुँचे हैं, और वो नतीजा हम हर किसी को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमेशा हर कोई नए से फिर शुरुआत करे। हो सकता है आपको ये समझ नहीं आ रहा। जैसे किसी ने बोलते हैं मानवता की सबसे बड़ी इन्वेंशन व्हील है, पता है व्हील क्या होता है? व्हील है पहिया। तो व्हील बोलते हैं मानवता की, मतलब ह्यूमैनिटी की सबसे खतरनाक इन्वेंशन है, क्योंकि व्हील से ही मूवमेंट हुई, व्हील से फिर गाड़ियां बनी, व्हील से पता नहीं क्या बना, व्हील से मोटर बने, व्हील से गियर बने, सब कुछ व्हील से ही है। मूवमेंट शुरू हुई तो व्हील से ही हमने बहुत कुछ इजाद किया। तो वो एक फंडामेंटल इन्वेंशन है व्हील हमारे इसमें ह्यूमैनिटी में। अब ये तो नहीं कि अब व्हील बन गया इसलिए हम नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। अब आप जैसे आपने इंजीनियरिंग की या आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो आप नए से व्हील तो नहीं बनाओगे ना, तो आप उसके आगे कुछ बनाओगे। जो पहले से बन चुका है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अलजेब्रा बन चुका है, ये नॉलेज सब तक पहुंचानी चाहिए ताकि इसको हम यूज़ कर सकें, पर आप इसके आगे सोचो। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी एक्सपेरिमेंट किया करो अलजेब्रा के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, किसी के साथ भी, तो वो आपको बहुत नॉलेज देगा। तो यही हमारा मकसद होना चाहिए, पढ़ाई का मकसद है नॉलेज, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी फैक्टर्स ऑफ टर्म। तो फैक्टर क्या होता है? जैसे हम एक टर्म लेते हैं, इसमें से टर्म क्या है 4x² है टर्म, 4x²। तो हम बोल सकते हैं ये जो 4 है ये एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है? मगर
ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, -3xy। तो हम बोल सकते हैं जो -3 है ये एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, xy का। तो बेसिकली हम जनरली कांस्टेंट्स को लेते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं कि ये फैक्टर है किसके, जो बाकी वेरिएबल होते हैं उनको बोलते हैं कि ये इनके फैक्टर। फैक्टर्स आपने पढ़े हैं शायद पिछले क्लास में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम बोलेंगे 24 तो होता है 2 इंटू 2 2 2 4 2 8 2 16 2 16, ठीक है। जैसे 8 2 2 8 8 3 24, 8 3 24 है ना। तो हम बोलेंगे 8 इंटू 3, 8 3 8 2 16 8 3 24, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे फैक्टर्स हैं इसके, 24 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 3, ये फैक्टर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम किसी को भी फैक्टर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कि ये फैक्टर है, और बाकी ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये इसके मतलब 4 है, इसका वेरिएबल बचेगा फैक्टर है, -3 है xy का फैक्टर, इसी तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, समझ तो आ ही गया आपको इस तरह से। अब बोलते हैं हम कोफिशिएंट्स। अच्छा, फैक्टर्स में हम ऐसे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और फैक्टर्स में हम ऐसा ही बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं 4xy है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं 4x इज फैक्टर ऑफ y, मतलब मर्जी है कैसा भी बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं 4y इज द फैक्टर ऑफ x, जो भी बच जाए वो उसका फैक्टर है, तो जैसे भी मर्जी है। यहाँ हम जनरल जो बोलते ही हैं, जो कांस्टेंट है उसमें वो फैक्टर है किसका, वेरिएबल्स का, 4 इज द फैक्टर ऑफ वेरिएबल। तो जनरल आप यही याद रखो कि जो कांस्टेंट है उसको हम फैक्टर मानेंगे किसका, जो बाकी वेरिएबल बचा है, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट भी वही है, कोफिशिएंट हम बोलते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे हम एक टर्म लेते हैं -7x² तो हम बोलेंगे -7 जो है ये कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है x² का, वही फैक्टर जैसा ही है। तो फैक्टर मैंने कहा कैसे, मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 वो सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम कैसे भी बोल सकते हैं। तो 4x इज ए फैक्टर ऑफ y, इसी तरह जैसे मैंने बोला था 24 इक्वल टू 8 3 तो 8 इज ए फैक्टर ऑफ 24, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 24, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऑल्सो 2 इंटू 8 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 8 3, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 24। इस तरह फैक्टर ऐसे भी बोलते हैं। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बेसिकली जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अब अगर हम x लें, इसका कोफिशिएंट क्या है, सिंपल 1 है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे -x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तो जहाँ पे पॉजिटिव कुछ भी नहीं कांस्टेंट है उधर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू x इज इक्वल टू x। ऐसे ही अगर माइनस सिंबल है तो उसका -1 हो जाएगा कोफिशिएंट, इजी है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है जैसे xy + 4, इसमें से कौन सी टर्म है जिसमें जो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कौन सी 4 कांस्टेंट है, बिल्कुल है। xy कांस्टेंट है नहीं, xy का हमें मतलब नहीं पता है, तो xy जहाँ ये है ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है। अब जैसे 13 - y², तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 13, क्योंकि 13 का वैल्यू नहीं बदल सकता, और वेरिएबल क्या है, y², y² नहीं -y² हम बोलेंगे, ठीक है, -y², और -y² का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1, ठीक है। अब ऐसे ही एक बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं, 4p² -3pq² + 5। अब इसमें से कांस्टेंट क्या है,
इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। अब 4p² इसमें कोफिशिएंट क्या है, जो भी कांस्टेंट होगा, इसमें कांस्टेंट जो होगा वो 4 है। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, माइनस दूसरा टर्म -3pq², इसमें कोफिशिएंट क्या है, -3। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक और एंड अनलाइक टर्म्स। मेरी हैंडराइटिंग उतनी खास नहीं है, और ये जो टैबलेट में यूज़ करता हूँ इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में। बहुत बच्चों ने मुझे ये कहा है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। खैर, हैंडराइटिंग पे मत जाइए, आप सीखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। जैसे कि अब लाइक टर्म क्या होगी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2xy -3x + 5xy -4। अब जैसे हम बोलेंगे लाइक, जो कि समान हो, सेम दिखते हो। क्या 3 4 के जैसा है? नहीं। क्या 3 3 के जैसा है? बिल्कुल, हमें पता है 3 3 ही है, इसलिए 3 3 के जैसा है। अब यही बात हम वेरिएबल्स में सोचेंगे। अब इसमें से 4 तो कांस्टेंट है और 4 और कहीं है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट में भी अगर कोई और कांस्टेंट है तो वो लाइक है ना। जैसे अगर 4 है तो 4 के जैसा कौन है, और 3 है ना, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब वेरिएबल में देखेंगे 2xy, और इसके जैसा है कोई 3x है, 3 है, कांस्टेंट है, ठीक है, बट x भी है, बट y नहीं है, तो ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या टर्म है, 5xy, 5 कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, x है, y है। ठीक है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2 + 5 2 + 5 कितना हो गया, 7xy। ठीक है, ये ऐड कैसे होगा, सिंपली 2xy और 5xy, 2 + 5 7, ऐसे ऐड होता है। ठीक है, सिंपल। एक और एक्सप्रेशन देखेंगे तो बाकी अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, y -4 अनलाइक टर्म थी उसमें, और -3x अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट हम बोलते हैं पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या है, मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब बहुत सारे। मोनो एक, बाई 2, ट्राई बहुत सारे, और ट्राई मतलब 3, सॉरी, पॉली मतलब बहुत सारे। बाई जल्दी बोलते हैं ना, बाइसिकल। ठीक है, मतलब 2 पहिए होते हैं, सब बाइसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा हो 7xy, एक ही टर्म है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ये मोनोमियल है। दूसरी टर्म, दूसरा एक्सप्रेशन है 5 - 5m, ठीक है, ये मोनोमियल है। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 3z², मोनोमियल। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कहीं हो नहीं रहा है, तो ये मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है, एक ही एक्सप्रेशन, टोटल एक टर्म है। बाइनोमियल में क्या होगा, जैसे 7xy + 4, 2 टर्म्स हैं, एक तो क्या है ये, बाइनोमियल, 2। ठीक है, -5m + 3n, तो 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल, 3, 7xy + 4 - 3m, तो क्या है ये, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, 3, तो हम बोलेंगे ये ट्राइनोमियल है, सिंपल। पॉलिनोमियल में बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, -4ab, 7ba, क्या ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे -4 कांस्टेंट है, यहाँ 7 कांस्टेंट है। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे ab भी है,
तो ये लाइक टर्म्स है, इसलिए हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे मत कंफ्यूज होना कि यहाँ ए बी है यहाँ बी ए है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो तो एक ही बात है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए ए बी हो या बी ए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब सेम ही, ठीक है। इसी तरह आप कंफ्यूज मत होना लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में क्या है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्सट्रैक्शन ऑफ z का सब्सट्रैक्शन y में से, तो क्या होगा y माइनस z का सब्सट्रैक्शन y में से, ठीक है। तो y माइनस z हमारा एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स किसका सम है x प्लस y, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, z इंटू z क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से होता है। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड, पहले नंबर्स x, नंबर x और y है, बोथ स्क्वायर्ड, स्क्वायर मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर एंड एडिड, ये एक्सप्रेशन मिलेगी। तो इस तरह की क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। कुछ खतरनाक नहीं है, इजी है सब, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये x y p q a b से थोड़ा डर लग जाता है, बट इतना कुछ खास नहीं है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कहते हैं सरिता हैज सम मार्बल्स, सरिता जो है, सरिता एक लड़की का नाम है, इनके पास कुछ मार्बल्स है, सरिता के पास कुछ मार्बल है, मार्बल मतलब कंचे होते हैं या कुछ भी बिस्किट्स हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितना बिस्किट है, कुछ बिस्किट्स हैं। अमीना जो है उनके पास 10 ज़्यादा है सरिता से, ठीक है, 10 ज़्यादा है सरिता के पास जितने हैं। तो मान लीजिए सरिता के पास है x नंबर ऑफ बिस्किट, हमने कुछ नाम दे दिया उसको, तो अमीना के पास कितने हो जाएंगे 10 + x या x + 10 कैसे भी, ठीक है। अप्पू, अब एक और बच्चा है, अप्पू हैज 3 more marbles than the number of marbles सरिता एंड अमीना टुगेदर है। अब सरिता और अमीना के जितने मार्बल्स हैं अप्पू को 3 ज़्यादा हैं उससे, तो सरिता और अमीना के कितने हैं x प्लस, इसके तो सरिता के x हैं और अमीना के कितने हैं x + 10, फिर अप्पू का कितने होंगे इन दोनों का मिला के +3, ठीक है, समझ गए। अब ये कैसे एक्सप्रेशन बनेगा x + x + 10 + 3। अब इसमें लाइक कौन सी टर्म्स हैं, ये x है ये x है, लाइक है तो इनको प्लस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2x। ये मत सोचना x स्क्वायर, वो मल्टीप्लिकेशन होता है x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 1 तो 1 2x प्लस ये लाइक टर्म्स हैं, है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना हो जाएगा 10 + 3 30, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2x + 30। तो अप्पू के पास कितने मार्बल्स हैं टोटल 2x + 13 मार्बल्स हैं। अब मान लीजिए x को मैं बोलता हूँ, मैंने बोलता सरिता के पास यार एक ही है, एक ही मार्बल था, एक ही बिस्किट था या मार्बल था, कुछ भी है, तो हम x का वैल्यू 1 दे देते हैं। अब अमीना के पास कितने हो गए 10 + 1 11, और अप्पू के पास कितने हो गए 2 × 1 2 + 13 कितने हो गए 13 14 15, ठीक है, तो जस्ट 15 मार्बल्स हो गए। तो अगर आप देखें कि अप्पू के पास कितने मार्बल होने चाहिए थे, ठीक है, सरिता और अमीना को मिला के, तो 11 + 1 = 12 + 3 15 आ गया हमारा सब बराबर, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब रामूज फादर्स प्रेजेंट एज इज 3 times रामूज एज। कहते हैं रामू के जो पिताजी है, रामूज फादर, उनकी एज कितनी है 3 गुना रामू की एज से, रामू की एज से 3 गुना। अब रामू की एज कितनी है हमें मालूम नहीं, ठीक है, तो रामू की एज मान लो x है, कुछ भी दे दो A B C D x कुछ भी दे सकते हैं,
हमें मालूम नहीं, वेरिएबल देते। तो रामूज फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x। अब रामूज ग्रैंडफादर्स एज इज 13 years मोर देन सम ऑफ रामूज एज एंड रामूज फादर्स एज। खतरनाक है। रामूज ग्रैंडफादर्स एज, तो रामू के फादर की एज, अब रामू के ग्रैंडफादर की एज कितनी है? उनकी एज है इज 13 years 13 साल मोर देन ज्यादा किससे? सम ऑफ रामू एज कितनी है? रामू एज की है x, ठीक है, प्लस रामू फादर की एज कितनी है 3x। तो 13 years किसका सम से? रामू की एज प्लस रामू के फादर की एज से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 प्लस x प्लस 3x, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स हैं, इसमें 13 इसके जैसा कोई नहीं है कांस्टेंट, ये x है, ये x है, ये लाइक टर्म्स है। अब बोलोगे इसमें कांस्टेंट कहाँ है? इसका कांस्टेंट 1 है, तो इसलिए कांस्टेंट की चिंता नहीं है। तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x। 3 प्लस 1 4x। तो हमारे पास ये क्या आया एक्सप्रेशन? 4x प्लस 3, ठीक है। 4x प्लस 3 लिखो या 13 सॉरी, या 13 प्लस 4x लिखो। अब मान लो हम बोलेंगे रामू की एज जो है 5 साल थी। मान लो किसी ने बोल दिया रामू की एज तो 5 साल थी, तुम्हें नहीं पता क्या? तो रामू की एज 5 साल थी, तो रामू के फादर की एज कितनी होगी? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अरे छोटे कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा है, बट ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मान लो रामू की एज है 10 साल, ठीक है। तो रामू के फादर की एज कितनी होगी? 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 years, ठीक है, 30 years हो जाएगा। रामूज ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 30 प्लस कितने साल? 13। तो 10 प्लस 30 40 53 एज हो जाएगी रामूज ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब हम बोलेंगे ऐड कैसे करते हैं। अच्छा मैं सिखाता हूँ, शायद आपको ऐड करना भी नहीं आता। जैसे हम बोलेंगे 3x प्लस 4x, इसको ऐड कैसे करते हैं? आप मैंने तो कर दिया पहले 3x प्लस 4x, ठीक है, सिंपली है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐड कर सकते हैं। इसमें से x कॉमन निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना पहले भी, मैंने भी पढ़ाई है आपको। x कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा 3, यहाँ के बचा 4, 3 प्लस 4 7, कितना है? 7x, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे एक्सप्रेशन है 8xy प्लस 4xy प्लस 2xy, इसको कैसे ऐड करोगे? ठीक है, सिंपली ऐड कर लो, क्योंकि xy सेम है। 8 प्लस 4 हो गए 12, 13 14 14xy। या अगर आपको जानना है ये कैसे हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी xy को कॉमन निकाल दो, बचा क्या? 8 प्लस 4 प्लस 2xy, ये कितना आया? 14, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ खास नहीं है। इससे डरो मत किसी, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अभी हम एक और लेते हैं, जैसे 11ab माइनस 5ab, इसको कैसे करोगे? सिंपली 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6, खत्म। यहाँ ab को कॉमन ले लो, यहाँ बचा 11 माइनस 5 हो गया 6। अब हम कुछ और एक्सप्रेशन लेते हैं। 12m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो समानता क्या है यहाँ पे? 12m², m² और कहीं है, ये है m² ना। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8m², सिंपल। m है कहीं यहाँ, ये है, ये भी है m, तो इसको कैसे करेंगे हम? m तो कॉमन रहेगा। अब ये देखना, 9 माइनस 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 16 प्लस 5, माइनस 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 11m, और ये 10 वैसे का वैसे। तो हमने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, या जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे भी है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ डरने की बात नहीं है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो एक्सप्रेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। सिंपल है, मैंने आपको वैल्यू पहले ही सिखा दिया। जैसे हम बोलेंगे x + 4। अब x + 4 मान लीजिए हमें किसने बोला x तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6। अब हमारे पास है 4x - 3, तो हमें किसने बोला नहीं ये 2 ही यूज़ करो जितने में भी है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 - 3, 4 × 2 4 2 8 - 3 हो गया 5। सिंपल सी बात है। अब किसने बोला 19 - 5x², ये हो जाएगा 19 - 5x कितना आया 2 बोला है किसी ने डालने के लिए। 19 - 5 2 × 2 = 4 5 4 20 19 - 20 -1। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं बॉड मास तो आपको पता ही है ना, बॉड मास तो हम कैसे किसी एक्सप्रेशन में कैसे चूज करते हैं कि पहले क्या करना है, वो है ब्रैकेट ऑफ, पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट को करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे नहीं कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो पहले ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट अगर है तो उसको सॉल्व करो, फिर डिवाइड अगर है तो उसको सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन उसको सॉल्व करो, फिर एडिशन है उसको सॉल्व करो, और फिर सब्ट्रैक्शन को करो। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। और क्या बचा है हमारे पास। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं हम, अलजेब्रा फॉर्मूलाज। जैसे हम बोलेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो कितने होंगे 180 टोटल होता है एक ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है। तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो 60 + 60 + 60, तो 60 डिग्री के एंगल हैं और इनके साइड्स भी बराबर होते हैं, ये बराबर है इसके बराबर इसके। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अब पेरीमीटर क्या होता है, ये जो साइड्स को मिला के, अगर मैं ये साइड ऐसे रखूँ, इस साइड को फोल्ड करके यहाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ, और इस साइड को फिर से फोल्ड करके यहाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ, तो ये पेरीमीटर बन जाएगा हमारे। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये पेरीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेम है। अगर मैं इसको a मानूँ, इसको भी a, इसको भी a, तो कितना हो जाएगा a + a + a, वो क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a बन जाएगा। तो मेरा पेरीमीटर कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, अगर हम इसको L मानते हैं, हम लेंथ को L बोलेंगे 3L। ठीक है, अब अगर ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड्स बराबर, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसको, 90 डिग्री पे एंगल है, तो इसका कितना होगा पेरीमीटर, हम इसको L मानेंगे, L + L + L + L हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब है पेरीमीटर ऑफ, अब ऐसी एरिया की फॉर्मूला है। ठीक है, जनरली एक रेक्टेंगल कैसे दिखाते हैं, ये साइड बराबर है इसके, ये साइड बराबर है इसके। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका अगर हम बोलेंगे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या है, इन चारों साइड्स का सम। तो लेंथ कितनी है L + L, ब्रेड्थ कितनी है B + B, तो बोलेंगे 2L + 2B या 2L + B। ठीक है, ये पेरीमीटर है इसका। एरिया क्या है, एरिया बोलते हैं L × B। ठीक है, वो है लेंथ × ब्रेड्थ, इसका एरिया बन जाएगा। तो एरिया लेंथ × ब्रेड्थ है और ये पेरीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट × हाइट, जो ये होती है, ये हाइट है, और जो बेस होती है डिवाइड बाय हाइट × बेस बाय ये इसका। तो अब कोई भी वैल्यू हो
एल और बी का कोई भी वैल्यू हमें एरिया में मिल सकता है, ठीक है। बड़ा रेक्टेंगल हो तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है, छोटा है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल। तो इसी तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या बचा, अब इसी तरीके सब पैटर्न पे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अब बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपका सबका सपोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ सब कमेंट्स का, बट रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप टाइम निकाल के कमेंट करते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारे पास यूट्यूब चैनल तो आपको देखते ही हो, हमारे फेसबुक पे भी हमें लाइक कीजिए प्लीज़, हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरी बुक है एवरीबॉडी इज जीनियस, उसको ज़रूर पढ़िए। उसके आप पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, जो आप पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए। और धन्यवाद, थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।